नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका निष्कर्ष आगरा के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं ब्रजेश निगोरिया आप सभी लोगों का निष्कर्ष परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। कल की सीरीज़ में हमने जहां 15 प्रश्न हिंदी शिक्षण से संबंधित इस पैनल पे सॉल्व किए थे, तो आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से 15 प्रश्न हैं जिन्हें हल करेंगे। तो आज 16वां क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। आइए देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक है? उत्तर पुस्तिकाएं, नोटबुक, शिक्षक डायरी या पोर्टफोलियो। देखिए, जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो उनमें आप इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक है। सर्वाधिक की बात कर रहा है, यानी कि ये चारों ही सहायक हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा सहायक कौन सा है, ये चीज पूछ रहा है। उत्तर पुस्तिकाएं हैं, नो डाउट बिल्कुल करती हैं, सहायक हैं। शिक्षक डायरी भी है, नोटबुक भी है, पोर्टफोलियो भी है, लेकिन पोर्टफोलियो आलोचनात्मक पद्धति पर कार्य करता है। गुण भी देखा जाता है, दोष भी देखा जाता है, अभिभावक का भी रोल होता है, सहपाठी का भी रोल होता है। तो ये व्यापक स्तर पर सबसे ज्यादा प्रगति रिकॉर्ड रखने में कामयाब है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी, पोर्टफोलियो। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक हैं। फिर देखिएगा जरा, अधिक सहायक की बात कर रहा है, यानी कि ये चारों ही विधियां लगभग कहीं ना कहीं शानदार हैं। उनमें से आपको सबसे बेहतरीन विधि आपको ढूंढनी है। तो पहला कह रहा है भूमिका निर्वाह और बातचीत करना, ठीक है। कहानी कथन और श्रुत लेख, बिल्कुल ठीक है। कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला, ये भी ठीक है। भूमिका निर्वाह और समाचार वाचन, देखिए जब आप नाटक शिक्षण में पढ़ते हैं रोल प्ले यानी कि भूमिका निर्वाह को, तो यहाँ संवाद पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और संवाद के दौरान बच्चा यदि बालक बात करता है तो उसका मौखिक अभिव्यक्ति और श्रवण कौशल, और ज़रूरत पड़ने पर जब वो संवाद पढ़ता है तो वाचन कौशल एक साथ सभी प्रभावी होते हैं। तो सबसे शानदार भूमिका निर्वाह तो होगा ही। भूमिका निर्वाह यहाँ भी है, लेकिन भूमिका निर्वाह के साथ आ रहा है समाचार वाचन, और यहाँ आ रहा है बातचीत करना। बातचीत करना, संप्रेषण करना, और संप्रेषण करने के दौरान सामने वाले से अगर बात करेंगे तो भाषा प्रयोग के अवसर अधिक उपलब्ध होंगे, और अवसर अधिक उपलब्ध होंगे तो सबसे शानदार विधि कौन सी हो जाएगी? प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में सर्वाधिक विधि जो सहायक है वो हो जाएगी आपकी भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। अगले प्रश्न पर जब नजर डालते हैं तो कहा है पहली कक्षा में ... यानी कि इसमें कुछ आप यहाँ प्रवेश करा दीजिए और वो एकदम धड़ल्ले से ठीक ठाक स्थिति में सही बैठ जाता है, तो बड़ी शानदार बात है। ये पूछ रहा है पहली कक्षा में भी लिखना के अंतर्गत आता है। क्या लिखना के अंतर्गत आता है? क्या वाक्य लिखना भी लिखना के अंतर्गत आता है? क्या अक्षर लिखना भी लिखना के अंतर्गत आता है? क्या शब्द लिखना भी लिखना के अंतर्गत आता है? या चित्र बनाना भी लिखना के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा, बच्चा जब आप देते हैं बालक को एक पेन और एक पेंसिल और एक नोटबुक आपने उसको दे दी, वो कुछ नहीं तो इस टाइप के डायग्राम बना देगा, कुछ ऐसे करेगा, ऐसे बनाएगा। तो ये सारी की सारी जो भी प्रोसेस आपको दिख रही है, ये चित्र बनाना लिखने की श्रेणी में आता है। किसकी श्रेणी में आता है? लिखने की श्रेणी में आता है। उसके अलावा बच्चे द्वारा जब शुरू में आड़ी तिरछी रेखाएं खींच दी जाती हैं तो इनको कहा जाता है स्क्रिबलिंग। आड़ी तिरछी रेखाएं खींच दी जाती है, उसको या तो हिंदी में कहेंगे कीरम कांटे या कहेंगे स्क्रिबलिंग। लेकिन यहाँ जो प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि लिखने की श्रेणी में कौन आएगा, लिखने की श्रेणी में कौन आएगा, तो आप बताएंगे कि चित्र बनाना भी लिखना के अंतर्गत आएगा, यानी कि डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर नजर डालते हैं तो कह रहा वह कौन सा वाचन है जो गद्य में तो प्रयुक्त होता है, गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं। यानी कि वो ये पूछना चाह रहा है कि इन चार वाचनों में से कौन सा ऐसा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है लेकिन पद्य में नहीं। तो आप जानते हैं आदर्श वाचन है, गद्य और पद्य दोनों में प्रयोग होता है। समवेत वाचन, सामूहिक रूप से जो वाचन होता है वो गद्य और पद्य दोनों में होता है। अनुकरण वाचन दोनों में होता है, लेकिन याद रखिएगा जो कविता है वो भाव प्रधान रचना है और भाव मौन वाचन से नहीं आएगा, इसलिए पद्य में मौन वाचन का प्रयोग नहीं होता। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा मौन वाचन। 19 का अगले प्रश्न पर नजर डालते हैं तो है प्रश्न संख्या 20। कविता शिक्षण का प्रमुख अंग है। भावबोध, शब्दार्थबोध, पठनबोध या सरलार्थबोध। एक चीज मैं आपको बता दूं कि विचार प्रधान रचना
विचार प्रधान रचना क्या कहलाती है? तो आप बताएंगे गद्य कहलाती है। क्या कहलाती है? गद्य कहलाती है। जब आपसे पूछा जाता है कि भाव प्रधान रचना क्या कहलाती है, तो आप बताएंगे भाव प्रधान रचना कहलाती है पद्य। भाव प्रधान रचना पद्य कहलाती है। तो कविता शिक्षण का मेनली प्रमुख अंग क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे भाव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 का ए। प्रश्न संख्या 21 देखिए जरा। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप, यहां मुख्य हो गया है, इसको थोड़ा ठीक ठाक स्थिति में कर लेंगे तो ये मुख्य हो जाएगा। और ये पूछ रहा है डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से में कठिनाई होती है। किसने में कठिनाई होती है? लिखने में, सुनने में, पढ़ने में या गणना करने में? तो आप जानते रहिएगा, अगर लिखने संबंधी कोई समस्या है तो जो विकार होगा वो हो जाएगा डिस्ग्राफिया। क्या होगा? डिस्ग्राफिया। और यदि पढ़ने संबंधी कोई समस्या है और जो विकार उत्पन्न होगा, विकार हो रहा है, उसको कहा जाता है डिस्लेक्सिया। क्या कहा जाता है? डिस्लेक्सिया। गणना करने में दिक्कत है तो उसको कहा जाएगा डिस्कैल्कुलिया। क्या कहा जाएगा? डिस्कैल्कुलिया। डिस्कैल्कुलिया। अगर संप्रेषण संबंधी कोई समस्या आती है तो उसको अफेशिया या डिस्पेशिया कहा जाता है। प्रश्न में पूछा गया है कि मुख्य रूप से डिस्ग्राफिया के बारे में पूछा है, तो आप जानते हैं कि डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। और इसके माध्यम से आपको 3 चीजें और पता लगी कि डिस्लेक्सिया क्या होता है, डिस्ग्राफिया क्या होता है और डिस्कैल्कुलिया क्या आता है। अगला प्रश्न कह रहा है मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं, यह कथन किसका है? वाइगोत्स्की का है, पियाजे का है, चॉम्स्की का है या ब्रूनर का है? ये ऐसा पूछना चाह रहे हैं। तो आप इस चीज को जानते रहिएगा, मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं। सर नोम चॉम्स्की हैं, उनका एक कथन है, उन्होंने कहा है कि मनुष्य की भाषा जन्मजात नहीं होती, लेकिन भाषा की क्षमता जन्मजात होती है। यानी कि वो भाषा ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसमें वो जन्मजात होती है। और इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, चॉम्स्की महोदय ने, इन्होंने कहा एलईडी, और जिसको कहा जाता है भाषा अधिग्रहण व्याकरण, भाषा अधिग्रहण यंत्र, भाषा अधिग्रहण यंत्र। इन्होंने कहा ये एक प्रकार की डिवाइस है जो बालक के माइंड में होती है, दिमाग में होती है, मस्तिष्क में होती है, और उसके साथ ही वो जन्म लेता है। यानी कि भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, ऐसा चॉम्स्की महोदय ने कहा। और इनका एक यूनिवर्सल ग्रामर, यानी कि जिसको कहा जाता है सार्वभौमिक व्याकरण नाम का कॉन्सेप्ट है, वो भी चॉम्स्की महोदय से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा 22 का सी। अगले प्रश्न पर नजर डालते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों को कुछ पर्चियों पर आधे अधूरे वाक्य लिखकर देती है। विद्यार्थियों को प्रत्येक अधूरे वाक्य को उसके सही भाग से जोड़ना है। ऐसी गतिविधि को कराने का क्या उद्देश्य हो सकता है? सही वाक्य विन्यास पर ध्यान केंद्रित करना, लेखों की रचना करना सिखाना, या विराम चिन्हों पर ध्यान केंद्रित करना, या शिक्षार्थियों को अपने वाचन में सुधार करने योग्य बनाना। देखिए, मैंने आपसे कहा है कि प्रश्न को यदि आप 2 बार पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कहीं ना कहीं की पॉइंट नजर आ रहा है। जैसे कि इसमें कहा जा रहा है शिक्षक विद्यार्थियों को कुछ पर्चियों पर आधे अधूरे वाक्य लिख कर देती है तथा प्रत्येक अधूरे वाक्य को उसके सही भाग से जोड़ना है। वाक्य की बात कर रहा है। तो लेखों की रचना निरर्थक बात हो गई, विराम चिन्हों पर ध्यान करना केंद्रित करना कोई बात नहीं है, और वाचन तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सही वाक्य विन्यास पर ध्यान केंद्रित करना, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही, ठीक ठाक शानदार स्थिति में हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 माफ करें। एक शिक्षार्थी अपने संज्ञानात्मक स्तर से एक सोपान ऊपर के अपठित गद्यांश की समालोचनात्मक सराहना द्वारा अपनी पठन क्षमता प्रदर्शित करती है, उसको क्या कहा जाएगा? क्या बोधगम्य निवेश कहा जाएगा, क्या बोधगम्य उत्पाद कहा जाएगा, या परिकल्पना का अनुवीक्षण कहा जाएगा, या प्राकृतिक कृम कहा जाएगा? मैंने आपको एक दिन और बताया था, क्लास में भी बताया था कि कोई भी बालक यदि अपनी जानकारी के अनुसार अपने स्तर से एक स्तर ऊपर का कार्य करने में यदि सक्षम है तो वो अपने बोध का, अपने ज्ञान का निवेश कर पा रहा है, इन्वेस्टमेंट कर पा रहा है। आपको भी दे दिया जाए, मैं अगर सामाजिक के तौर पर कहूँ, आपको 2 लाख रुपए दे दिए जाएं और आपको जरूरत है 1 लाख रुपए की, तो बचे हुए 1 लाख रुपए का क्या करेंगे? आप इन्वेस्ट करेंगे। अतिरिक्त ज्ञान बोधगम्य, यानी कि इसका कह रहा है अपने एक सोपान ऊपर की। मैंने आपको बताया है, अगर जहां तक उसकी नॉलेज है उससे अगर एक चरण ऊपर का कार्य करने में बालक सक्षम है तो बोधगम्य निवेश इन्वेस्ट करेगा, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगली बात, ज्ञान की अवचेतन स्वीकृति, जहां सूचनाएं संप्रेषण के माध्यम से मस्तिष्क में एकत्रित होती हैं।
ये मस्तिष्क ऐसे लिखा जाएगा, थोड़ी सी त्रुटि है टाइपिंग में, इसको थोड़ा मैनेज करिएगा। और कहा जा रहा है ज्ञान की अवचेतन स्वीकृति जहां सूचनाएं संप्रेषण के माध्यम से मस्तिष्क में एकत्र होती हैं, उसे भाषा के किस रूप में जाना जाता है? क्या उसे अधिगम कहा जाता है? क्या उसे विकास कहा जाता है? क्या उसे अर्जन कहा जाता है? क्या उसे कार्य कहा जाता है? जब ये दोनों प्रश्न आप ऐसे काट देंगे, आप दोनों विकल्पों को आप समझ जाएंगे दोनों तो नहीं है, मामला आपका यहाँ अधिगम और अर्जन दोनों में फंसा हुआ है। तो प्रश्न जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ आया है ज्ञान की अवचेतन स्वीकृति। कल ही मैंने आपको बताया था कि अधिगम और अर्जन में क्या अंतर है, बताया था, कल बताया था मैंने आपको, एक अधिगम और एक होता है अर्जन। तो अधिगम के बारे में, अधिगम को जानते रहिएगा। अधिगम है सचेतन प्रक्रिया, सचेतन, और अर्जन है अचेतन, अचेतन। ये नियमित है, अधिगम नियमित है जबकि अर्जन अनियमित है, क्योंकि इसके लिए मैंने कल बताया था आपको, इसके लिए कोई क्लासेस नहीं होती, अर्जन के लिए कोई क्लासेस नहीं होती। और यहां पूछा क्या जा रहा है कि अवचेतन स्वीकृति जहां सूचनाएं संप्रेषण के माध्यम से मस्तिष्क में एकत्रित होती हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अर्जन। अगले प्रश्न पर नजर डालते हैं। तो अगला प्रश्न है, किस पद्धति में शिक्षक को सभी पद्धतियों के बारे में जागरूक होना चाहिए? व्याकरण अनुवाद पद्धति, प्रत्यक्ष पद्धति, गतिविधि आधारित अधिगम, या विभिन्न दर्शन ग्राही या ग्रहणशील पद्धति? बाल केंद्रित शिक्षा है, ये बात आप धूमधाम से जानते हैं। और दूसरी चीज आपको पता है कि करके सिखाने पर अधिक बल देना है, गतिविधि आधारित अधिगम होना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर नजर डालते हैं, तो उसमें लिखा गया है कि कौन सी लेखन की विशेषता नहीं है। जरा इस प्रश्न में ये देखिएगा, कौन सी लेखन की बात कर रहा है? अच्छा संगठन हो सकता है, स्पष्ट उद्देश्य हो सकता है, व्याकरणिक शुद्धता हो सकता है, लेकिन यहां जब आप देखते हैं कि मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, पूछ रहा है लेखन की विशेषता। जब पूछ रहा है लेखन की विशेषता, तो मौखिक रिपोर्ट का क्या औचित्य है यहां पर? तो इस प्रश्न का पूछ रहा है विशेषता नहीं है, तो यह विशेषता नहीं है, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, समूहवाद विवाह। ओहो, बड़ा शानदार शब्द मिल गया है, विवाह। दरअसल यहां विवाह नहीं है, यहां विवाद है, विवाद। विवाद जैसी स्थिति में विवाह करवा देंगे आप। समूहवाद विवाद में भाग लेने के लिए भाषा शिक्षक एक शर्त रखता है कि समूह में 4 विद्यार्थी कनिष्ठ वर्ग से, कनिष्ठ वर्ग समझते हैं ना, अपने से निचले स्तर के, तथा एक विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग का, एक सोपान ऊपर का, जो आवश्यकता पड़ने पर कनिष्ठों की सहायता कर सके। समूह का यह विचार किसके सिद्धांत पर आधारित है? कल जब मैंने आपको बताया था समीपस्थ विकास के सिद्धांत के बारे में बता रहा था कि एक व्यक्ति, एक बालक जहां तक पहुंच सकता है, उससे पहुंच, जैसे बालक यहां तक पहुंच सकता है, तो यहां से यहां तक उसे किसी की सहायता से पहुंचाया जा सकता है। एक बालक है ए, और वो यहां से यहां तक की दूरी, बी पॉइंट तक की दूरी, इस पॉइंट तक की दूरी अपने आप धूमधाम से कर सकता है, लेकिन यहां से यहां तक पहुंचने में उसे किसी की सहायता चाहिए। और ये सहायता, जो यहां से यहां तक की सहायता, इसको कहा जाता है सन्निकट विकास का क्षेत्र, सन्निकट विकास का क्षेत्र। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, सन्निकट विकास का क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन यहां जो इसकी सहायता करेगा वो वरिष्ठ वर्ग से होगा, और ये पूरा का पूरा सिद्धांत वाइगोत्स्की महोदय की देन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाइगोत्स्की का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने बताया था कि बालक अपने वरिष्ठ की सहायता लेकर के वास्तविक विकास से भी आगे का विकास कर सकता है। अगला प्रश्न है और अंतिम है आज का, समूह प्रस्तुति के दौरान यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है, तब एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? समूची कक्षा के सामने उस पर चिल्लाएंगे? नहीं, मानसिक, ये तो मानसिक प्रताड़ना हो जाएगी। फिर उससे बात करेंगे, देखेंगे, उससे सभी के सामने बात करेंगे? नहीं, सभी के सामने बात करना, फिर से वो मानसिक तनाव महसूस करेगा, और तनाव में तो आप नहीं रहना चाहते, तो बालक क्यों रहना चाहेगा? उससे कुछ नहीं कहेंगे और उसके स्व अनुशासित होने की अपेक्षा करेंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आज उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो कल को और बड़ी हरकत करेगा। तो इसका सही जवाब है उससे बात करेंगे, ये सही जवाब हो जाएगा ठीक ठाक स्थिति में। तो आज की कक्षा में हम यहीं विराम देंगे, बाकी आप पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिए और
इस निष्कर्ष आगरा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और आपके विचारों के लिए सदैव स्वागत है इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो आप अपने विचार हमें प्रेषित करिएगा कमेंट के माध्यम से। और KVS के लिए ऑफलाइन सेंटर पर 12 दिसंबर से क्लासेज स्टार्ट हैं, तो वहाँ आपका बेहद स्वागत है। धन्यवाद, आभार।